हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में जो है मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 जो हल सहित है उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र RSCERT द्वारा जारी नमूना प्रश्न पत्र। ये मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट है, हल सहित है, ये कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर जो समय अवधि रहने वाली है वो आपके लिए 2.5 घंटे रहने वाली है, और इसका पूर्णांक आपका 80 अंकों का रहेगा, क्योंकि 20 अंक जो है विद्यालय से आपको भेजे जाते हैं। यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश हैं। इन निर्देशों को जो है परीक्षा में पेपर हल करने से पूर्व इन्हें अच्छी तरीके से आप पढ़ लें। यहाँ पर आपको जो है किसी प्रकार की कोई कॉपी नहीं दी जाएगी, आपको एक बुकलेट दी जाएगी, उसी में आपको जो है आपके प्रश्न उत्तर लिखने पड़ेंगे। उसमें एक निश्चित लाइन है, निश्चित जगह रहेगी, तो आप कोशिश करें कि उन्हीं जो है अपना उत्तर उसी सीमा में रखें, न ज़्यादा छोटा करें न ज़्यादा बड़ा करें। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है उसका पूर्णतः अभ्यास पहले ही करके जाएं। तो ये जो मैं आपको दे रहा हूँ इसका जो है आप पहले पूर्णतः जो है इसके पश्चात उसका अभ्यास जरूर करें। अपनी एक नई डैशबोर्ड खरीद करके उसमें उसका अभ्यास जरूर करें। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपके 1 से 8 तक आएंगे। इसमें पहला प्रश्न है, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो देखिए, ईंधन का जब अपूर्ण दहन होता है, अर्थात वो जब आधी जलती है, अपूर्ण दहन होता है, तो एक विषैली गैस बनती है जिसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम CO कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है हमारा, घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम में आता है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा जो सिलेंडर होता है, यहाँ पर आपके ऑप्शन है LPG, CNG, कोयला और पेट्रोल। देखिए, यहाँ पर प्रश्न की जा रही है घरों में, अर्थात जो सिलेंडर होता है उसके अंदर कौन सा द्रव ईंधन होता है, तो वो होता है LPG। जो हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अब आप कहेंगे वो तो गैस होता है तो उसको द्रव कैसे बोलते हैं। जो उसके अंदर जो होता है उसे द्रव के रूप में ही होता है, जब वो बाहर निकलती है तो वो गैस के रूप में हो जाती है। प्रश्न संख्या 3 है, आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे। देखिए, वनोन्मूलन अर्थात वनों को काटने से रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। कागज का पुनः उपयोग करना, कागज का पुनः चक्रण करना, कागज की बचत करना। इन तीनों तरीकों से ही हम जो हैं वनों को काटने से रोक सकते हैं, अर्थात हमारा जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। देखिए, कागज का पुनः उपयोग अगर हम करते हैं उससे भी हम जो है कागज की बचत कर सकते हैं। कागज की बचत करना एक तरीके से पेड़ की बचत करना होता है। कागज का पुनः चक्रण करते हैं, अर्थात कागज से पुनः कोई दूसरा कागज बनाते हैं। तो जैसे कि हमारी फेयर कॉपी है, उसके कागज़ सफ़ेद होते हैं, उसको गला करके रफ़ कॉपी बना सकते हैं, रफ़ कॉपी को गला करके गत्ते बना सकते हैं। तो इस तरीके से इसी प्रकार से कागज़ की बचत करना, कागज़ जो है अनावश्यक यूज न करना। तो इन सब तरीक़ों से जो है हम जो है कागज़ को बचाएंगे, और कागज़ बचाएंगे तो पेड़ों को काटने से बचा सकते हैं, क्योंकि कागज़ जो बनता है वो पेड़ों से ही बनता है। तो हमारा यहाँ पर जो उपरोक्त द वाला जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही है। आवृत्ति का मात्रक है, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सेकंड, मीटर, हर्ट्ज और न्यूटन। तो इसमें से आवृत्ति का मात्रक होता है हमारे हर्ट्ज, जिसको हम इंग्लिश में HZB कहते हैं। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे। देखिए, ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए यानी शोर को कम करने के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं। एक तो टेलीविज़न और रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करना, बिल्कुल ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर टेलीविज़न और रेडियो की आवाज़ तेज़ होगी तो ध्वनि प्रदूषण होगा। दूसरा, औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना। अगर मशीनें अगर शहर में होंगी तो शहर में लोग ज़्यादा होते हैं, तो उनको जो है उस ध्वनि से परेशानी हो सकती है। इसकी बजाय उनको जो है शहर से बाहर किसी दूर दराज गाँव में जहाँ पर कोई आबादी ना हो वहाँ लगा सकते हैं, तो वहाँ पर उस ध्वनि का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना। कई लोग जो है वाहनों का हॉर्न जो है अनावश्यक ही उसका प्रयोग करते हैं, कई जो है बहुत तेज हॉर्न लगा लेते हैं, उससे लोगों को परेशानी होती है। तो ये तीनों उपाय ऐसे हैं जिनको दूर करके हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, वो बिल्कुल सही है। अब चर्चा करते हैं अपने प्रश्न 6 की। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है।
यहाँ पर रबड़ है, एल्यूमिनियम है, लकड़ी है, प्लास्टिक है। तो यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम जो है ये विद्युत का सुचालक है, क्योंकि इसमें ही करंट बहता है। देखिए विद्युत का सुचालक वो पदार्थ होता है जिसमें करंट बहता है, तो इसमें से जो है एकमात्र जो है एल्यूमिनियम है जो विद्युत का सुचालक है। अगला प्रश्न, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों की रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? देखिए जो गैस बर्नर होता है, साइकिल का हैंडल होता है, पहियों की रिम होती हैं, इन पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है, क्योंकि क्रोमियम चमकदार भी होती है, यह संक्षारित नहीं होती अर्थात इसमें जंग भी नहीं लगता है, और ये खरोंचों का प्रतिरोध करती है अर्थात इसमें खरोंच भी नहीं लगती है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो हमारा जो सही ऑप्शन आएगा उपरोक्त सभी सही आ जाएगा। आप निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं? देखिए प्लास्टिक की स्केल, फूला हुआ गुब्बारा, तांबे की वस्तु और ऊनी स्वेटर। इसमें से तांबे की जो वस्तु है इसको हम आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपके 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे परीक्षा में। अब चर्चा करते हैं अपने अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर, जो कि 9 से 12 तक आएंगे। 4 आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको एक लाइन से, एक शब्द से लगा करके एक लाइन में देना होता है। यहाँ पर प्रश्न 9 है, निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक और आधुनिक साधनों को सारणी में लिखिए। देखिए मोट है, ड्रिप तंत्र है, ऑप्शन हमारे देख लीजिए पहले। मोट है, ड्रिप तंत्र है, ढेकली है, छिड़काव तंत्र है, रहट है। अब पारंपरिक साधन वो होते हैं जो पहले पुराने ज़माने में यूज करते थे, तो पुराने ज़माने में यूज करने वाले साधनों को हम परंपरागत साधनों में लिखेंगे, जिसमें मोट आ गया, ढेकली हो गई, रेहट हो गई। और आधुनिक साधनों में वो साधन होंगे जो आजकल यूज करते हैं, जो आप आजकल खेतों में देखते हैं, तो आजकल यूज करते हैं ड्रिप तंत्र, जो छोटे छोटे पाइप होते हैं, पतले पतले पाइप होते हैं और उनमें बूंद बूंद टपकना जो विधि होती है उसी को हम ड्रिप तंत्र बोलते हैं। एक होता है छिड़काव तंत्र जिसे हम फव्वारा विधि भी बोलते हैं, तो ये आजकल यूज करते हैं, तो ये आधुनिक साधन हैं। प्रश्न 10 की चर्चा करते हैं हम। प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे? देखिए प्रतिजैविक अर्थात ऐसी औषधियाँ जो कि सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए, जीवाणुओं को मारने के लिए जिनका यूज़ किया जाता है उन्हें हम प्रतिजैविक औषधि कहते हैं। और प्रतिजैविक औषधियों का निर्माण सूक्ष्म जीवों से ही होता है, जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया, पेनिसिलियम नामक कवक से भी प्रतिजैविक औषधियों का निर्माण होता है। प्रश्न 11 है, एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। देखिए एलपीजी, एल से बनता है लिक्विड जिसको हम द्रवित बोलते हैं, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी हो गया संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो एलपीजी का पूरा नाम हो गया द्रवित पेट्रोलियम गैस जो कि हमारे सिलेंडरों में भरी होती है। सीएनजी का पूरा नाम हो गया संपीड़ित प्राकृतिक गैस। खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स का उपयोग क्यों करते हैं? देखिए खिलाड़ी जो होते हैं वो स्पाइक्स का उपयोग इसलिए करते हैं, खिलाड़ियों को देखिए मैदान में दौड़ना और भागना पड़ता है। अब वो दौड़ते हैं और भागते हैं, अगर उनके जूते और सतह के बीच में रगड़ नहीं होगी तो जब वो दौड़ेंगे भागेंगे तो वो आसानी से गिर जाएंगे, फिसल करके गिर जाएंगे। तो सतह और उनके जूतों के बीच में पकड़ मजबूत रहे और रगड़ रहे, घर्षण रहे, तो इसलिए जो है वो स्पाइक्स यानी कीलदार जूतों का उपयोग करते हैं, जिससे कि वो भागने पर फिसले नहीं। आप खिलाड़ियों के नीचे से जूते देखेंगे तो उनमें कांटे कांटे से दिखाई देते हैं, इनसे उनकी पकड़ मजबूत हो जाती है। मिलान कीजिए। देखिए इसमें आपको जो सबसे पहले जो आता है वो मिलान कीजिए। जैसे रासायनिक उर्वरक, देखिए रासायनिक उर्वरक होते हैं जो कि फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं, जिसमें यूरिया और सुपर फास्फेट हो गया, तो ए का मिलान कर देंगे हम नंबर 2 से। कार्बनिक खाद, कार्बनिक खाद जो है घास फूस, गोबर, अपशिष्ट पदार्थों से तैयार की जाती है, तो बै को मिला देंगे हम 3 नंबर से। खरीफ की फसल होती है जो कि चौमासे में यानी वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं, जिसमें चावल, मक्का, बाजरा, मोठ, मूंग ये होती हैं। और चौथा द जो थ्रेसिंग होता है, अनाज के दानों को भूसे से अलग करना, उसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। इस तरीके से आप इसको मिलान कर देंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु के महत्व को समझाइए। देखिए राइजोबियम जीवाणु जो है वो मटर कुलीय जो पौधे होते हैं, जो कि चना हो गया या दालें हो गई, इनकी जड़ों में पाया जाता है, और ये एक सहजीवी जीवाणु, सहजीवी का संबंध निभाता है। नाइट्रोजन जो राइजोबियम जीवाणु होता है ये वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है, जिसे पौधे मुक्त रूप से नहीं ले पाते हैं,
उस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लेकर के उसको यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं और यौगिक में परिवर्तित करके उसको पेड़ों को दे देते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम पौधे जैसे मटर कुल के जो पौधे होते हैं, जैसे सेम हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, मोट हो गया, ये सब लेग्यूम पौधे होते हैं। इनकी जड़ों में पाए जाते हैं और ये सहजीवता कहलाती है। सहजीवता मतलब राइजोबियम जीवाणु उसको नाइट्रोजन देगा और बदले में उससे पोषण प्राप्त करेगा। तो राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधों को दो के उपयोग हेतु उसे उपलब्ध कराता है। आइए चर्चा करते हैं अपने 15वें प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। तो यहाँ पर 4 जो प्रश्न आएंगे आपके सत्य असत्य के आएंगे, एक अंक के। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले ईंधन होते हैं, बिल्कुल ये सही है कि जीवाश्म ईंधन जो होते हैं वो समाप्त होने वाले होते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल है, ये सीमित मात्रा में अगर इनका हम उपयोग करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब ये ज़मीन में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले होते हैं। कोयला व पेट्रोल असीमित संसाधन है, बिल्कुल नहीं। अभी बताया मैंने आपको, कोयला और पेट्रोल सीमित हैं, मतलब एक निश्चित सीमा तक ही हैं। अगर इनका अधिक उपयोग करेंगे तो ये नष्ट हो जाएंगे। तो ये दूसरा असत्य कथन है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, बिल्कुल कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये कथन हमारा सत्य है। पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में किया जाता है, बिल्कुल पैराफिन का उपयोग जो है ये सब बनाने में किया जाता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सत्य है। अब प्रश्न 16 की चर्चा करते हैं। दहन और ज्वाला में कोई 2 अंतर लिखिए। देखिए दहन और ज्वाला, एक दहन के अंदर क्या लिखेंगे, एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है। दहन में क्या होता है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। दूसरा दहन में आप और ज्वाला में क्या लिखेंगे, ये दहन के समय वाष्पित पदार्थ से उत्पन्न होती है। दूसरा नंबर है, इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो दहन और ज्वाला में आप अंतर लिख सकते हैं। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। रेड डाटा पुस्तक, देखिए रेड डाटा पुस्तक एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें कि ऐसे जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है जो या तो नष्ट हो गए हैं या जिनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है, जो संकटापन है, मतलब संकट है की स्थिति में, उन जीवों का जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो रेड डाटा पुस्तक में रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर दे रखा है, रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक होती है जिसमें सभी संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं, अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक होती है, यानी पौधों के लिए अलग होती है और जंतुओं के लिए रेड डाटा पुस्तक अलग होती है। जैव विविधता का अर्थ है दूसरा प्रश्न, जैव विविधता। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां और उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। देखिए कोई भी क्षेत्र होता है उसमें कई प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, एक ही तरह के पेड़ नहीं पाए जाते, कई तरह की वनस्पति पाई जाती है, छोटी घास फूस भी पाई जाती है, तो बड़े बड़े वृक्ष भी पाए जाते हैं। इसी तरीके से उसी क्षेत्र में बहुत सारी जो है जंतु भी पाए जाते हैं। कुछ छोटे जंतु होते हैं, कीड़े मकोड़ों से लगा करके बड़े बड़े जो जंतु तक, हाथी तक पाए जाते हैं। तो इनमें एक विशेष संबंध होता है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस संबंध को हम जैव विविधता या इस विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं। प्रश्न 18, आपके कुछ रिक्त स्थान भी आएंगे, रिक्त स्थानों का ऊपर दे दिया जाएगा, उनमें से छांट करके आपको भरना है, लेकिन वो ज़्यादा होंगे और उनमें से कम होंगे। जैसे यहाँ पर 6 ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं लेकिन रिक्त स्थान आपके 4 ही हैं, तो 2 आपको नहीं भरने हैं। देखिए अमीबा द्वारा जनन करता है। अब अमीबा जो होता है द्विखंडन द्वारा जनन करता है। अंडाणु व शुक्राणु का संलयन कहलाता है। देखिए अंडाणु और शुक्राणु का जो मिलना अर्थात संलयन निषेचन कहलाता है। तो यहाँ पर हम खाली स्थान में भर देंगे निषेचन। मनुष्य, गाय और कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं। देखिए जो भी जंतु बच्चे देता है, अंडे नहीं देता है, बच्चे देता है, उनको हम जरायुज कहते हैं और अंडे देने वाले को अंडज कहते हैं या अंडप्रजक कहते हैं। मुकुलन द्वारा जनन होता है। तो देखिए मुकुलन द्वारा जनन होता है हाइड्रा में, ईस्ट में। हाइड्रा भी ऑप्शन हो सकता है और ईस्ट भी ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर ईस्ट ऑप्शन नहीं है, हाइड्रा है, तो आप यहाँ पर हाइड्रा भर देंगे। दाब और बल में संबंध को सूत्र द्वारा समझाइए। देखिए किसी पृष्ठ के, दाब की परिभाषा आप क्या लिखेंगे, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल।
अर्थात जो दाब होता है वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात जैसे जैसे बल बढ़ेगा दाब भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके 20वां प्रश्न है, उदाहरण देकर समझाइए कि घर्षण शत्रु और मित्र दोनों कैसे है। देखिए, कुछ स्थितियों में घर्षण हमारे लिए लाभदायक होता है, तो उस स्थिति में घर्षण हमारे मित्र के रूप में कार्य करता है। जैसे कि घर्षण के कारण माचिस जलती है, घर्षण के कारण ही हम पेन से लिख पाते हैं, घर्षण के कारण ही जो है हम किसी सतह पर चल पाते हैं। देखिए, पहले मैं मित्र के बारे में बता रहा हूँ कि घर्षण मित्र कैसे है, शत्रु के बारे में नहीं बता रहा हूँ। दोबारा हम शत्रु की चर्चा करेंगे, तो नीचे वाला देखें पहले। घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, घर्षण के कारण ही माचिस जल पाती है, घर्षण के कारण ही जो पेन होता है वो चल पाता है। अगर घर्षण नहीं होगा तो हम हमारे पेन को अगर कॉपी में चलाना चाहें तो वो नहीं चल पाएगा। घर्षण के कारण ही वाहनों के ब्रेक लगते हैं, अगर घर्षण नहीं होगा, रगड़ नहीं होगी तो वाहनों के ब्रेक भी नहीं लगेंगे और एक्सीडेंट हो जाएगा। अब कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें घर्षण हमारे लिए हानिकारक होता है, हमारे को नुकसान पहुंचाता है। कौन कौन सी स्थितियां होती हैं? देखिए, घर्षण के कारण ही जो मशीन होती हैं उनके पुर्जे घिस जाते हैं, घर्षण के कारण ही मशीनें आवाज़ करती हैं, खटखट की आवाज़ करती हैं। ठीक है, घर्षण के कारण ही जो है वो हमारी जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा खर्च होती है, हमें चलने में दिक्कत होती है। घर्षण के कारण ही मशीनों की दक्षता कम हो जाती है। तो इन स्थितियों में घर्षण हमारे लिए हानिकारक है, अर्थात वो हमारा शत्रु बन जाता है। ये इस वीडियो में जो है हमने 20 प्रश्नों तक चर्चा की है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, इसलिए जो है आज जो है हम 20 प्रश्नों तक इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में भी जो है इसी तरीके से मॉडल टेस्ट पेपर पर चर्चा की जाएगी। इसलिए अगर आप सभी वीडियो को देखना चाहते हैं, सभी मॉडल टेस्ट पेपर को देखना चाहते हैं, तो चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में उसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।